Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, कल आप लोग के सामने उत्तराखंड एपीओ के जो लॉ का पेपर प्री का हुआ था, उस पे हमने इसको फर्स्ट पार्ट कल आप लोग को एनालाइज किया था और आप लोग के इतने ज़्यादा उसमें कमेंट्स आए, आप लोगों ने लाइक किया, आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया और कल हमने आपसे बोला था कि उसका सेकंड पार्ट आप लोग के सामने जाएगा। कल आप लोग को याद होगा कि हमने 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसको सीरियल नंबर 1 से लेके 65 तक एनालाइज़ किया था। आज आप लोग के सामने जो एनालाइज़ होगा वो क्वेश्चन नंबर 66 होगा और ये 100 तक। आज आप लोग का ये पूरा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशंस में गए थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, बहुत अच्छा रिपोर्ट्स उन्होंने दिया। एवरेज स्टूडेंट ने भी 85 मिनिमम किया है और जो स्टूडेंट और मेहनत किए थे 90 और 95 के ऊपर से। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ और बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड के हरिद्वार का जो लोकल न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर में आज न्यूज़ ये आई हुई है कि टोटल स्टूडेंटों के 42% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए, 42% स्टूडेंट ने हमें भेजा है पेपर की कटिंग। तो मुझे ये लगता है कि अभी तो लास्ट डेट बहुत नज़दीक थी, इसके बाद भी काफ़ी बड़े 50% के बाद स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, 42% स्टूडेंटों ने दिया, यानी जो 45,000 के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म डाला था, उसमें से लगभग 22-23 हज़ार स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है। ये भी एक गुड न्यूज़ होता है और उससे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। इसी परफॉर्मेंस को आप लोग कंटिन्यू बनाए रहिएगा। यूपी की जुडिशरी आ रही है, यूपी का सिविल जज आ रहा है, यूपी का एपीओ आ रहा है, ताकि उसमें भी आपकी ये परफॉर्मेंस रहे और वहाँ पर भी आप क्वालिफाई करें। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने बहुत मेहनत किया। सर ने भी जो आप लोग के लिए मैक्सिमम कर सकते थे वो भी हमने किया और एक दिन भी आप लोग अपना ख़राब मत करिए, तुरंत मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस के क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। मेंस में सीखिए हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, क्योंकि मेंस के नंबर आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे और वही नंबर आपको ले जाएंगे इंटरव्यू की ओर और फिर इंटरव्यू के नंबर और मेंस के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है। मेरिट में आने के लिए ये सब आप लोग को बिल्कुल रेडी रखना पड़ेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने टॉपिक पर आते हैं। कल हमने 65 कराया था, 66 से हम लोग आते हैं। पेपर हम लोग को हमारे सामने जो आया सीरीज बी, जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो सीरीज बी थी, उसके क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं और वो हिंदी मीडियम का ही आया है, तो उसी को हम बेस बनाकर आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 66। क यह की जेब में हाथ डालकर यह की जेब में चुराने का प्रयत्न करता है, पकड़िए आंसर को। ये यह की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है। ठीक। अब देखिए चोरी का जो प्रयत्न होता है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, इसको तो किसी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए हम उसको कोई धारा में तो ले नहीं जा सकते। लेकिन आप लोग को पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, लिखाया गया है कि जो आईपीसी की अंतिम धारा है, जिसको हम लोग कहते हैं 511, 511 में सारे अपराधों के प्रयत्न हैं, ऐसे प्रयत्न जो किसी और धारा में परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे जो क दोषी होगा वो होगा धारा 511 में। अब यहाँ पे आता है कि 511 में उसको दंड क्या मिलेगा, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा चोरी के दंड का आधा। अब देखो जो चोरी का दंड है वो 379 में बताया गया है 3 वर्ष, तो उसका आधा कर लो आप लोग।
3 वर्ष का 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर्स, या आप इसको मंथ में लिखना चाहो तो 18 महीने कर लो। इसलिए इसका आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह को सदोष हानि करने के आशय से यह कि मूल्यवान प्रतिभूतियों को क स्वेच्छा जला देता है। क ने कौन सा अपराध किया? चोरी तो है नहीं, रिष्ट, डकैती, प्रतिरूपण द्वारा छल। अब जरा इसको आप समझिए कि आप लोग को रिष्ट क्या पढ़ाया गया था। जो रिष्ट है सेक्शन 425 आईपीसी, किसी भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी किसी भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिक्रीज करना। यहाँ पे क्या है, मूल्यवान प्रतिभूतियों को जला देता। अब जला दिया तो नष्ट हो गया, उसकी जो वैल्यू थी घटा दिया, घटा क्या दिया, खत्म कर दिया। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर है मिसचीफ। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिसचीफ। अब देखो चूंकि अल्टरनेटिव यही दिया है, इसका जो बेस्ट आंसर होगा अग्नि द्वारा रिष्ट। अग्नि द्वारा रिष्ट। अगर कभी भविष्य में यह क्वेश्चन इस आंसर के साथ आएगा, मिसचीफ बाय फायर, तो आप लोग इस पर टिक लगाइए। अब चूंकि जो अल्टरनेटिव्स है इसमें हमको बेस्ट लगाना है, तो इसमें ये आंसर बी बेस्ट है। चलो अगला आंसर, जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य दोषी होगा। अब जरा आप लोग इसकी परिभाषा को पकड़िए। तो क्या आप लोग को पकड़ में आ रहा है? किस परिभाषा, ये कौन सी परिभाषा है? यह है धारा 146 की परिभाषा, 146। अभी चारों में टैली कराइए। पहले हम एक को छोड़ दे, दंगा 159, राजद्रोह 124A, उपर्युक्त में से कोई जाएगा नहीं। इसका सही आंसर है बी, बलवा। ठीक है। चलिए 59। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को बराबर पढ़ाते रहते हैं। 308। 308 है क्या? देखिए जो कल्पेबल होमोसाइड है, इसकी जो डेफिनेशन है 299 में है। इसका जो पनिशमेंट है 304 में है। इसका अटेम्प्ट है 308 में। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि सर तीनों को बिना बताए आगे नहीं बढ़ते। आपराधिक मानव वश की परिभाषा 299 में, दंड है 304 में, अटेम्प्ट है 308 में। अब 308 ये दिया है, अब जब टैली करा लो। ठग, आत्महत्या करने के प्रयत्न, सदोष, कल्पेबल होमोसाइड का अटेम्प्ट। चलिए अब देखिए ये आया है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 361 से है आईपीसी के। इसमें जो अप्राप्त व्यय यानी कि किसको माना गया है, माइनर, माइनर इन द रेफरेंस ऑफ अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी। इसी के रेफरेंस में माइनर को ढूंढना है। विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण, तो आप लोग को मालूम है कि 16 वर्ष से कम उम्र का मेल और 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका। बालक 16 से कम होगा और बालिका 18 से कम होगी। ये आपका आंसर है सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अपराध, कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता हो। ये डियर स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है ये है एक्सीडेंट की परिभाषा, जिसको हम लोग कहते हैं दुर्घटना। ये तो इतना आपने पकड़ लिया। अब आपको टैली करना है कि एक्सीडेंट की परिभाषा किस में है, 79 में कि 80 में कि 78, 81। 79 है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 78 है जुडिशियल एक्ट, 81 है बड़ी हानि को रोकने की छोटी हानि, सी है।
ये आप लोग का आंसर मिल गया। ये सब इतने इजी क्वेश्चन है, ओनली 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय देखो, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत, ये पकड़ो, निवास गृह, ये शब्द को पकड़ो, यही आंसर बदल रहा है। देखो, चोरी अगर पब्लिक प्लेस पर की गई है तब क्या होगा, घर के अंदर की गई तब क्या होगा, अगर चोरी किसी सर्वेंट ने किया है या किसी चोरी क्लर्क ने किया है तब क्या होगा। हमने आपको सब बताया है। तो देखो, जो चोरी का ऑफेंस है वो नॉर्मली दिया है 379 में, जो पब्लिक प्लेस पर होता है। घर के अंदर चोरी किए 380, क्लर्क द्वारा चोरी की गई, सर्वेंट के द्वारा चोरी की गई 381 है। यहाँ कर है निवास गृह, मतलब घर के अंदर, इसका आंसर है ए। हमने देखा कुछ स्टूडेंट ने फोन किया था कि सर बी, अरे जरा बी क्यों है, पूछा क्या जा रहा है, निवास गृह घर के अंदर, और घर के अंदर 380 लगती है। चलिए देखिए, जो रेप का सेक्शन है 379 अंग में किए गए अपराध की सजा कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो देखो, इसका जो दंड है वो 73 में जो दंड बताया गया, अमेंडमेंट सेक्शन है 20 वर्ष का कठोर कारावास। ये फिर है भारतीय दंड संहिता यदि निम्न कौन सा अपराध शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्ति के नुकसान, अपहान कारित करने से संबंधित है। फिजिकल, मेंटल, रिपुटेशन, प्रॉपर्टी। तो ये जो होता है, ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑफेंस है ये मानहानि का है, और इसमें तीनों चीज इन्वॉल्व रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है 75। अवैध जमाव, अवैध जमाव कहते हैं अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, अवैध जमाव में कितने होने चाहिए, 5। 5 आर मोर देन 5। और याद रखिए, जब धारा 144 लगती है सीआरपीसी की, यही 5 से 5 लोगों को हटाया जाता है। फिर है संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है। देखो, आप लोग को पढ़ाया गया है, बताया गया है कि लूट और डकैती में कोई अंतर नहीं होता। लूट और डकैती में अंतर है केवल एक, नंबर ऑफ पर्संस। अगर लुटेरे 4 हैं तब तक लूट होगी, अगर लुटेरे 5 हो गए या लुटेरे 5 से अधिक हो गए, डकैती हो गई। तो ये आंसर है इसका बी। 5 या उससे अधिक व्यक्ति जब होंगे तो वो लूट हो जाएगी डकैती में। जब उपहति साशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो, यह अपराध है। देखिएगा आप लोग, इसको सेक्शन 300 की जो परिभाषा दी गई है, सेक्शन 300 में बताया गया है व्हेन कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर। 4 कंडीशन में कल्पेबल होमोसाइड जो होता है वो मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें से एक कंडीशन ये भी है जो आपके इसमें दिया गया है, और ये हत्या का अपराध। अब देखिए, अ के पास पर्याप्त भोजन है लेकिन उसको कुछ देने से भूखा है, नहीं देता है। तो देखो, अगर आपके पास चाहे जितने पैसे हो, आपका चाहे जितने खाना हो, अगर आप किसी भूख वाले व्यक्ति को नहीं देते हो तो कोई अपराध नहीं। ये तो सामाजिक होता है, सोशल होता है, नैतिकता के आधार पे लोग गरीब को या किसी भिखारी को या किसी भूखे को बुलाकर खिला देते हैं, नैतिकता के आधार पे। लेकिन विधि आपको इसके लिए बाध्य नहीं करता, इसलिए ये कोई ऑफेंस नहीं। अब आया भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। देखिए, जोड़ी गई धारा है। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड, जब से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट आया है 2000 का,
आईपीसी में, सीआरपीसी में, यूडेंस में, हर जगह अब जोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। आप लोग देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम पूरा इलेक्ट्रॉनिक पर है, रेलवेज़ पूरा इलेक्ट्रॉनिक पर है, ट्रेन भी अभी इलेक्ट्रॉनिक पे चलने लगी है। तो डे बाय डे जो ओरल होता था, रिटन होता था, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। तो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक को किसमें परिभाषित किया गया है? तो ये सेक्शन 29A में। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा? देखिए, ये जो प्रतिनिधिक दायित्व है, ये लॉ ऑफ टार्ट्स का है। लॉ ऑफ टार्ट्स में इसको हम लोग पढ़ते हैं विकैरियस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज याद होगा आप लोग को, मास्टर सर्वेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो 4 सेक्शन है, इसमें मास्टर सर्वेंट किस में आता है? तो जो मास्टर सर्वेंट से जुड़ी हुई सेक्शन है, ये है 154, 154। 154 जो है वो मास्टर और सर्वेंट से जुड़ी हुई सेक्शन है। ये बुक्स में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रहती है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अपडेट इन्फॉर्मेशन है कि सर का जो परीक्षा रिफ्रेशर पब्लिकेशन है, ये सब अब ऑनलाइन कर दिया गया। अब जो परीक्षा रिफ्रेशर की सामग्री आप लोग को बुक स्टॉल वगैरह पे मिलती थी और सारी स्टेट में जाती थी, अब ये सब ऑनलाइन कर दी गई है। कोविड के दौर में मैन पावर अब उतनी नहीं मिल पाती और सुविधा भी नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि जो भी मटेरियल है उसको आप डिमांड करेंगे, आप अपना एड्रेस भेजेंगे, गूगल पे के द्वारा पेमेंट करेंगे और आपके एड्रेस पर वो सामान आपको सुरक्षित भेज दिया जाएगा। जैसे आप लोग को जो मटेरियल है वो जो पूरा आप लोग को एपीओ का कोर्स जिस भी स्टेट का है वो मटेरियल मिल जाएगा। जनरल स्टडीज़ के पूरे कंप्लीट पैकेज है। मेंस के आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेंस के नोट्स रेडी हैं। आप उसको आज भी मंगा सकते हो, आपको मिल जाएगा 3 से 4 दिन में, जहाँ भी आप रहते हो। ये जो आईपीसी, सीआरपीसी के नोट्स हैं, ये प्री मेंस दोनों के सॉरी, ये एपी और सिविल जज दोनों के लिए हैं। जो लोग उत्तराखंड का एपीओ दिया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो नोट्स मंगा के पढ़ सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो सर का अपना यूट्यूब चैनल है, आप ही लोगों ने शुरू कराया था, आप ही लोगों ने इसको बहुत इसको लाइक किया और आप लोगों ने इसको इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिया चैनल को कि आज ये चैनल लगभग 7,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहा है। करीब 1 लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके। जो भी वीडियो डाला जाता है उसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आप लोग से हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर ले। आगे के समय में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सी बातें आप लोग को लीगल बताई जाएंगे। कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है, सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर चैनल पर आ जाता है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, परीक्षा रिफ्रेशर चैनल पर आ जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो भी परीक्षा रिफ्रेशर चैनल पर आते हैं। कभी डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, कभी ज्वाइंट डायरेक्टर्स आते हैं, कभी एडीजेस आते हैं। समय समय पे सबको बुला। इसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस हैं लॉ के, ये आपको गूगल मीट पर मिलेंगे। ये जो क्लासेस है ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई क्लास नहीं है। सारी क्लासेस ऑनलाइन है, गूगल मीट पर चलेगी। जो एडवोकेट लोग हैं उनको लिए नाइट की क्लास कर दी गई है, 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक रात में, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें
अपनी जो घर की जिम्मेदारी उसको भी कर सके, क्लाइंट को भी देख सके, 8 बजे फ्री होकर ऑनलाइन क्लासेस कर ले। जो लोग एडवोकेट नहीं हैं या जो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, केवल वो कंपटीटर हैं, उनके लिए मॉर्निंग का बैच मिलेगा। और दिन में जो लोग फ्री रहते हैं उनके लिए मिलेगा मेंस का बैच। किसी भी कैंडिडेट का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोफेशन पर दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और जो हायर जुडिशियल सर्विसेज है, प्री कब मेंस का बैच है, 1 साल का बैच है ड्यूरेशन का, डेली 2 घंटे क्लास चलेगी। पीसीएसजे का 10 महीने का ड्यूरेशन है, में 2 घंटे की क्लास चलेगी। एपीओ का 6 महीने का पैकेज है प्री और मेंस का, जिसमें 2 घंटे क्लास चलेगी। फीस स्ट्रक्चर आप लोग को शो कर रहा है। आप लोग को करना क्या है कि गूगल पे, जो सर का नंबर है 9005078691, ये जो नंबर है 900-507-8691, ये व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे जुड़ के सर से बात कर सकते हैं। ये मत इंतज़ार करिए हम कॉल करेंगे, सर उठाएँगे। अब जैसे हम क्लास लेते रहते हैं, आपके फ़ोन नहीं उठा पाते, तो आप लोग सोचते हो कि सर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो बेटर ये होगा, आपका भी समय बचेगा, आप व्हाट्सएप पे लिख देना। और दूसरा नंबर भी है 93 35 14 42 65, 9335144265। तो इन सब नंबर्स पे आप सर से बात करके कैसे एडमिशन लेना है, कैसे आपको कोई मटेरियल लेना है, ये सब आप लोग को इसमें मिल जाएगा। अब देखिए, आप लोग के लिए हमने जो सबसे अंतिम चरण का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरव्यू, इसको स्टूडेंट समझ नहीं पाता, ये इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है। जो स्टूडेंट प्री में नहीं होता, उसको दुःख होता है, लेकिन वो जल्दी से दुःख दूर हो जाता है। मेंस में जिसका नहीं होता, उसको और बड़ा दुःख होता है। और डियर स्टूडेंट, जिसका इंटरव्यू में नहीं होता, वो दर्द वही जानता है जिसका इंटरव्यू में कभी न हुआ। आपको पूरी थाली दे दी गई, सजा दिया गया, आपको थाली पकड़ा दी गई, लीजिए आप अपना बढ़िया सा खाना खाइए, लेकिन थाली खींच ली। तो थाली न खींचने पाए, इसके लिए सर ने आप लोग के लिए इतनी स्टैंडर्ड बुक तैयार करा दिया है। इससे स्टैंडर्ड बुक आप लोग को कहीं नहीं मिलेगी, इस बात की सर दावा करते हैं। इसमें सारे लॉ के प्रोफेसर्स, सारे जजेस, इसमें सारे डॉक्टर्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट, सब ने अपने अपने ऐसे दिए हैं 2-2 पेज के, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इसमें आपको समझना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर आपको हम पूरी उम्मीद करते हैं इस किताब के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को कुछ क्वेश्चन अभी बचे हैं। हमने आप लोग को 80 तक कराया था। अब आता है आईपीसी की किस धारा में संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, यानी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आप लोग को पढ़ाया गया है, बताया गया है कि जो सेक्शन 403 होता है, इसमें क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी दी गई है, पनिशमेंट भी दिया है, परिभाषा भी दिया गया, दंड भी दिया गया। तो चूंकि परिभाषा पूछ रहा है तो भी आंसर सही है, दंड पूछता है तो भी सही है। ठीक है। 82 देखिए, पूछ रहा है किस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो कॉमन इंटेंशन होता है वो घटना स्थल पर भी हो सकता है, अकरेंस प्लेस। ऐसा नहीं है कि जो कॉमन इंटेंशन है वो पहले से ही हो, घटना स्थल पर भी हो सकता है। ये केस आप लोग का है ऋषि देव पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, वह यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मानहानिकारक अपलेख प्रकाशित कर देगा।
अपने को धन देने के लिए इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है। क ने कौन सा अपराध? देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सटर्सन का इलिस्ट्रेशन है। ये जो उद्यापन आप लोग देख रहे हो इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्सन। अंडर सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी का ये इलिस्ट्रेशन है। तो जो स्टूडेंट जुडिशल सर्विस एपीओ की तैयारी करते हैं सब इलिस्ट्रेशन पढ़े रहते हैं और 2 सेकंड के अंदर ऐसे टिक लगाए होंगे। नेक्स्ट, यह की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। ख उकसाए जाने के अनुसरण में यह को भेदन, भेदन मतलब मारना, ब्रेकिंग कर देता है। यह का घाव अच्छा हो जाता है। क ने कौन सा अपराध? ये आप लोग से पूछा गया है। तो देखो आप ये देखो घाव अच्छा हो गया या खराब हो गया यहाँ से कोई मतलब नहीं। पहले ध्यान समझिए, ये कंफ्यूज किया, यही चीज कंफ्यूज कर रहा है। तो ये देखिए उसने जो किया है वो क्या किया है? हर्ट किया है। कैसा हर्ट किया है? ग्रीवियस हर्ट किया है। घोर उपहति। घाव अच्छा हो चाहे घाव खराब हो, उसने अपना काम कर दिया है कंप्लीट। अगर बच गया है तो यह, अगर मर जाता तो वो कल्पेबल में जाता। चलिए, का एक भवन के बाहर जाने वाले बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है। अभी मैं कल ही परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर अपना ये लेक्चर दे रहा था। कल हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कराया नए स्टूडेंटों को। और यह से यह कहता है कि यदि भारत यह भवन के बाहर निकलने का प्रयत्न करे तो यह गोली मार देगा। देखो जैसे ये घर है और यहीं पे बंदूकधारी को बैठा दिया है। ये किसने बैठाया है? कौन है? किसका घर है ये इसका गेट है कि जैसे निकले गोली मार देना। तो ये कहीं पे कन्फाइंड हो गया, इसी के अंदर रहने के लिए मजबूर हो गया। और जब कोई व्यक्ति किसी चार दीवारी में रहने को मजबूर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 340 आईपीसी। नेक्स्ट, घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा करना। देखो एक तो बलवा होता है, एक होता है आर्म्स के साथ। तो ये कहा भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इसके लिए सेक्शन है 148 है। 146 में केवल बलवा है, 147 में बलवा का दंड है, 159 में एफरे है, दंगा है, और 148 में सुसज्जित वाला है। फिर आता है आपराधिक षड्यंत्र, इसको कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A। धारा 120 में कहा गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कितने व्यक्ति हों। तो आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होते 2 आर मोर देन 2%। तो न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम होगा 2 लोग। अब देखिए आत्महत्या के प्रतिरक्षा में क्या सही नहीं है, ये आईपीसी के सेक्शन 100 और आईपीसी के सेक्शन 103 से जुड़ा हुआ है। कब आत्महत्या के सुरक्षा के लिए हम लोग हमलावर को मार सकते हैं? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कार्य अपराध नहीं है, ये सही है। आपसे गलत पूछा जा रहा है, ये सही है अंडर सेक्शन 96। मान हानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। नो। सेक्शन 100 में जो 7 कंडीशन बताई गई है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, उसमें मानहानि नहीं आता, इसलिए ये आंसर ये गलत है। और पूछ रहा है गलत कौन सा, इसलिए आंसर ये बी सही है। देखो आप लोग को कई बार बताया गया आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है। ये 14 लिखा है, 20 लिखा है, 24 को तो आप बिल्कुल ऐसे क्रॉस कर दो। कंफ्यूज आप लोग 14 में हो, 20 में हो, और कभी कभी मन दबे बड़े ढीले ढाले हो, कहते अच्छा ठीक है सर आप कह रहे तो मान ले रहे, सर कह रहे मान नहीं। सुनो 14 वर्ष क्या होता है जो कंफ्यूज आपको करता है। 14 वर्ष तब होता है जब 14 वर्ष तक लगातार कोई आजीवन कारावास वाला कैदी जेल में रहता है।
और वो जेल मैनुअल को पूरी तरह अच्छी तरह मानता है, जेल के मैनुअल को तोड़ता नहीं है। तो जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड पर, स्टेट गवर्नमेंट बीच बीच में डिमांड करती है कि आपके यहाँ ऐसे कैदी कौन कौन से हैं जो जेल मैनुअल को मानते हैं, उनके नाम भेजिए। तो जो आजीवन कारावास वाले 14 साल के कैदी होते हैं जो जेल मैनुअल को मांगते हैं, उनके नाम को भेजता है। और फिर जो नेशनल फेस्टिवल होता है, राष्ट्रीय पर्व हम लोग का आता है, और दो ही राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। तब स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनकी रिहाई करती। लेकिन न तो हर साल होता है, न तो हर साल नाम मांगा जाता है, न तो हर साल दिया जाता है। ऐसा प्रोविजन बस है, इसलिए आजीवन कारावास कर 14 वर्ष तो बिल्कुल मत बता। दूसरा ये कि अगर किसी भी कैदी ने ऐसा अपराध किया जो आजीवन कारावास का प्रयत्न है, तब ये कहा गया है कि उसको 20 वर्ष माना जाएगा, 20 वर्ष माना जाएगा प्रयत्न का, अटेम्प्ट का। यहाँ पे पूछा आजीवन कारावास का अर्थ क्या है। आज से अपने जीवन में पूरा याद रख लो कि आजीवन कारावास का अर्थ होता है संपूर्ण जीवन। ठीक है, कभी गलती मत करना। देखो 498A, तो 498 इसको हम लोग कहते हैं क्रुएल्टी। क्रुएल्टी ये पूछा जा रहा है, जो क्रुएल्टी है ये किसके लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए, दहेज मृत्यु को रोकने के लिए, यौन उत्पीड़न रोकने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। डाउरी को, ऐसी मैरिड वुमेन्स जिसकी शादी हो गई और उसके जो इन-लॉज हैं ससुराल में, वो उसको डाउरी के लिए क्या करते हैं, फिजिकल मेंटल पेन देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रुएल्टी। देखिए, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है? देखो, जो आप लोग को जनरल एक्सेप्शन पढ़ाया गया है पार्ट 4 में, उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 77 एंड 78। धारा 77 जुडिशियल ऑफिसर्स को फ्री करता है जो वो ऑर्डर करते हैं, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स के जजमेंट को कंप्लायंस करते हैं उनको उनको 78 में छूट। तो यहाँ पूछ रहा है निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य, कंप्लायंस करने वाले को पूछा जा रहा है, तो कंप्लायंस करने वाला है 70। अगर जज साहब को पूछा जाता है 77। नेक्स्ट 72 92, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो चित्त विकृत है। पहले तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग अनसाउंड माइंड पर्सन जान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही फंसाने वाला है और काफ़ी स्टूडेंट ने इसको गलत भी किया है। अनसाउंड माइंड है अंडर सेक्शन 84 आईपीसी। इसके 4 सीरीज हैं, इडियट पर्सन, लूनेटिक पर्सन, ड्रंकनेस पर्सन और इलनेस पर्सन। जड़ मूर्ख, पागल, नशे वाला, लंबी बीमारी से ग्रस्त। हो गया। अब आ जाओ, वह कार्य प्रकृति को जानने में असमर्थ है। ये कौन लोग होंगे? ये होंगे पागल और जड़मूर्ख। चलो ये सही है। उसने उत्तेजना इम्पल्स के कारण अपराध किया, मान लो कोई टॉक्सिकेशन हो गया तब उसने अपराध किया, ये भी आंसर सही है। अब 2 आंसर सही हैं, तो आप न ए पे लगाओगे न बी पे लगाओगे, बल्कि बेस्ट है ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों को कवर कर रहा है, तो इसका आंसर है सी। चलिए 92, देखो ये जो सर्जन लोग होते हैं, शल्य चिकित्सक, जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो अगर किसी का एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद अगर कोई अपना बोनाफाइड रूप में स्टेटमेंट देते हैं, ये देखो ये सेक्शन 93 का केस है आईपीसी। अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का एग्जामिन करने के बाद कोई मेडिकल ओपिनियन देता है और उसको सुनने के बाद रोगी मर जाता है, तो ये कहा गया है कि जो डॉक्टर उसकी लायबिलिटीज़ क्या होगी। ध्यान सुनिए, दोषी है? बिल्कुल नहीं। दोषी नहीं है,
उसने ऐसा व्यक्ति के फायदे के लिए किया, चलो ये सही है। फिर देखो का दोषी ने उसने कोई मिथ्या आशा नहीं दी, मिथ्या मतलब झूठ नहीं बोला है डॉक्टर ने, सही बोला है, तो ये दोनों सही है। देखो डॉक्टर ने उसके फायदे के लिए कहा कि भाई देखो तुम जीवित नहीं रह पाओगे, अगर चाहो तो किसी बड़े डॉक्टर से तुम कर लो। और लोग देखते हैं जाते भी हैं, कुछ लोग एम्स जाते हैं, कुछ मेदांता जाते हैं, जो बेयर कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ब्रिटेन अमेरिका भी जाते हैं। तो ये दोनों सही है, इसलिए इसका 100% जो आंसर सही है वो डी है। देखिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2013, इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार करते हुए मृत्यु कारित की जा सकती है। देखो ये सेक्शन 100 है आईपीसी का। आईपीसी के सेक्शन 100 में 1860 में आईपीसी बनी, तब से 2013 तक केवल 6 कंडीशन थी। क्या? कोई भी प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को जान से मार सकता। जो ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसमें 7वीं कंडीशन जोड़ी गई, और 7वीं कंडीशन क्या है? एसिड अटैक, अम्ल वाला। ऐसे पकड़ना, तो आप लोग का आंसर सही आ जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे। डियर स्टूडेंट, याद करो कितनी बार सर ने आप लोग को बताया है प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई। एक्यूज ये डिफेंस लेता है कि अकरेंस प्लेस पर मैं था ही नहीं, मैं तो बहुत दूर था, फिजिकली मैं बिल्कुल प्रेजेंट नहीं था। इसी को कहते हैं वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है। चलो ये तो क्लियर। अब सेक्शन पकड़ो, सेक्शन 11। फिर है मृत्युकालिक कथन किसके द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए। जो डाइन डिक्लेरेशन है वो किसके द्वारा किया जाए। देखो डॉक्टर भी कर सकता है, अन्वेषण अधिकारी भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, ग्राम प्रधान से तो कोई मतलब नहीं। सॉरी, आपको बेस्ट चुनना है, बेस्ट है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने किया गया डाइन डिक्लेरेशन रिलेवेंट के साथ क्या होता है? एडमिसिबल भी होता है। रिलेवेंट प्लस एडमिसिबल, ये अंडर सेक्शन 32 सब क्लास फर्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बापू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बापू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है, इसमें यह कहा गया था कि जो डाइन डिक्लेरेशन है वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों में भी रिलेवेंट होगा। और 2006 से ये सामने आ गया कि सिविल और क्रिमिनल दोनों में होगा जब मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। चलिए नेक्स्ट, देखो जो एग्जामिनेशन इन चीफ है अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, हम लोग एग्जामिनेशन चीफ में कौन से प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो आप लोग को मालूम होता है लीडिंग क्वेश्चन, इसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन जो होता है, जिसको आर्ट सेक्शन 139 में हम लोग पढ़ते हैं, लीडिंग क्वेश्चन को हम लोग केवल क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछ सकते। अ ब को स की हत्या करने के लिए उकसाता है, ब ऐसा करने से मना कर देता है। विधि की स्थिति, देखो जब बी मना कर दिया है तो बी ने किया नो ऑफेंस। अब आता है अ, देखो अ तो अपने तरफ से काम कर दिया, बी को उकसा दिया है इससे हत्या करो, तो अब अ ने तो ऑफेंस किया ही है, अ के ऑफेंस को पकड़ना है। कोई अपराध घटित नहीं हुआ, गलत है। अ स की हत्या के प्रयास का दोषी है, प्रयास की बात ही नहीं है। ब षड्यंत्र का दो, अ स की हत्या के दुष्प्रेरण, क्योंकि अ ने अपनी तरफ से ब को क्या किया था? इंस्टिगेट कर दिया था, ये आंसर है। फिर लास्ट में 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की सेक्शन, इस सेक्शन में स्वेच्छा से अम्ल फेंकना अथवा अम्ल फेंकने का प्रयास। देखिए जो एसिड अटैक है, इसको आईपीसी में जो जोड़ा गया है 326 बी में। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा, जो हमने एनालाइज किया, ये क्वेश्चन
अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए होंगे एपीओ के सिविल जज के, तो आप लोग को 60 से 70% तो आप लोग को रिवीजन मिल गया होगा। जिन्होंने सर के क्लास किया होगा उनको तो ये जैसे कहते हैं ना कि बोलचाल की भाषा में पेपर बड़ा हलवा आया। हलवा का मतलब मीठा मीठा। तो हमारे डियर स्टूडेंटों ने खूब मीठा मीठा हलवा खाया। अब चलो तो प्री तो निकल जाएगी। अब लग जाओ आज से, अभी से मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में जो नंबर आप पाओगे, ये ध्यान से समझो पहले, उसमें आपके पास जो डिफरेंसेस है वो अच्छे खासे रहेंगे। 400 नंबर का मेंस होता है। इसमें आप दूसरे कैंडिडेट को 40 से 50 नंबर की डिफीट दे सकते हो, और इंटरव्यू केवल 50 नंबर। 50 नंबर का इंटरव्यू होने के कारण आप लोग जो टॉप करेगा एपीओ के एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, बहुत पाएगा 40 से 45 के बीच में, और एवरेज स्टूडेंट 30 से 35 के बीच में पा जाते हैं। अंतर कितना है? 10 से 15 नंबर। इंटरव्यू में केवल 10 नंबर का डिफरेंस रहेगा, और रिटन में कम से कम 40 से 50 नंबर आप आगे बढ़ सकते हो। तो रिटन आपके हाथ में है, मेंस आपके हाथ में है। बिना समय गंवाए मेंस की तैयारी शुरू कर दो। जो आपको मेंस के नोट्स है मंगा लो, मेंस के आप क्लास शुरू कर दो, ताकि मेंस में इतने नंबर आप पाए रहो कि इंटरव्यू में आपको अधिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नॉर्मल भी मिलता है तो भी आप सेलेक्ट हो जाओ। आपका मेन मोटिव है सिलेक्शन। डियर स्टूडेंट, एक आप लोग को और अपडेट बतानी थी कि सर मार्च 2021 से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं। अनअकैडमी जुडिशरी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दो प्रकार की क्लासेस चलती हैं, एक स्पेशल और एक प्लस। जो स्टूडेंट स्पेशल और प्लस दोनों क्लासेस को कर लेते हैं, फिर उनको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो हज़ारों के भीड़ में अपने को सबसे ऊपर महसूस करते हैं। स्पेशल क्लास फ्री होती है, वो अनअकैडमी को जानने का, अनअकैडमी जुडिशरी को जानने का, अनअकैडमी जुडिशरी के एडुकेटर्स को जानने के लिए आप लोग को दिया जाता है। देखिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, और ये 1 सितंबर 2021 से बैच चल रहा है। 1 साल का ये बैच है, एब्सोल्यूट लॉ 1.0। इसमें आप लोग को प्री मेंस इंटरव्यू की सबकी तैयारी कराई जाएगी, और नेक्स्ट ईयर अगस्त 2022 में ये बैच फिनिश होंगे। और भी बैचेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। अब देखिए, अनअकैडमी में जो मेन क्लासेज है वो आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन के बाद मिलता है। जो प्लस के सब्सक्रिप्शन है छोटे 1 महीने के हैं, उससे बड़े 3 महीने, 6 महीने, 12, 18, 24 और 18 और 24। हम आपकी एक मदद कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपको एक मदद मिल सकती है कि आप कोई भी छोटा बड़ा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो जब आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने लगिए तो एक कोड को यूज़ करिएगा, जो स्क्रीन पर शो कर रहा है, यूज़ कोड। वो क्या? HB लाइव। एच मतलब हर्ष, बी मतलब बिहारी। सर का नाम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव है। सर के नाम से ये कोड बना है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो 10% आपको फीस स्ट्रक्चर में छूट मिल जाएगी, 90% ही देना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जुडिशियल के साथ साथ आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के कोई भी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सिविल के, जनरल स्टडीज़ के, जो बैंक के, रेलवेज के, या और भी कोर्सेज चलते हैं, वहाँ कहीं पर भी आप इसको HB लाइव यूज़ कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, रिलेटिव्स को बता सकते हैं, आपके जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं उनको बता सकते हैं कि सर के कोड को यूज़ करके 10% ऑफ पा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अनअकैडमी को और अधिक जानने का, समझने का जो आप लोग को मौका मिलता है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है। तो डियर स्टूडेंट, आज बड़ा अच्छा लगा आप लोग को पेपर सॉल्व कराते हुए, और ऐसे आगे अगर आप चाहते हो कि सर से डायरेक्ट जुड़े रहें, तो आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और जो इसके वीडियोस हैं उसको आप शेयर भी करा करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको सारे वीडियोस ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे और आप सर के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।